आई बेट बहुत रेयरली टीचर्स लिखवाते हैं, बहुत रेयरली नहीं लिख पाते हैं वो बच्चों पे छोड़ देते हैं कि एंड दिस वाज ड्यूरिंग माय इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन। और उस टाइम ऐसा था, तेज था कि हाईलाइट ही करो सब कुछ। जब नीट एग्ज़ाम को एक ही वीक बचे थे और मुझे पूरा 11th-12th बायोलॉजी रिवाइज करना था, देन आई लॉस्ट। No one will tell you this best way of finding hidden NCERT lines. Hello everyone and welcome to my channel Being Doctor, and in this video I'm gonna discuss the best way of reading NCERT and also how to find the hidden NCERT lines. So let's get started. First of all, let me show you my class 11 biology book, and this was during my initial stage of the preparation. और उस टाइम ऐसा था, तेज था कि हाईलाइट ही करो सब कुछ। स्टार्ट में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब नीट एग्ज़ाम को एक ही वीक बचे थे और मुझे पूरा 11th-12th बायोलॉजी रिवाइज करना था, पूरे 38 चैप्टर्स, देन आई लॉस्ट इन फाइंडिंग लाइन्स ओनली। इतना ज़्यादा अनटाइडी हो गया था कि अब इसी रीज़न से मैं इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई कि जस्ट एक वीक पहले मेरा तो बायो रिवाइज हुआ ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या खाक होगा। देन मैंने ये मिस्टेक अपने नेक्स्ट ईयर नहीं किया, मैंने न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी परचेज़ की और उसको बस रेड पेन से अंडरलाइन किया कुछ इस तरीके से, और कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखे उसमें, सब नोट्स में लिखे हुए थे। एनसीईआरटी को जितना हो सका उतना नीट एंड क्लीन रखा कि मुझे लाइन्स एकदम क्लियरली दिखे, सिर्फ एक अंडरलाइन, वो भी रेड पेन से। और कुछ जैसे एक्स्ट्रा लिखना होता था तो थोड़ा बहुत साइड में जो है वो लिख देती थी स्टार बना करके, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अंडरलाइन करने से कुछ नहीं हुआ। जब तक एनसीईआरटी को आप डीपली समझेंगे नहीं कि उसमें जो उसकी हिडन लाइंस है, उसकी लाइंस आपको कहना क्या चाहती है, आप कुछ भी हो सके तो कहीं ना कहीं से आपको बायोलॉजी के कुछ जो 100 क्वेश्चंस आएंगे नीट में, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, चाहे टेस्ट में आए चाहे एग्ज़ाम में आए, जो कि आपको लगे अरे ये कहाँ से आया, जबकि वो एनसीईआरटी से ही आया होता है। चाहे उसका समरी हो, चाहे उसकी टेबल हो, चाहे पैराग्राफ में ही कुछ लाइंस ऐसी होती है जो कि जस्ट हमें उसको एक बार रीड करके उसको खुद से समझने की ज़रूरत है। टीचर्स ये चीज़ नहीं बताते हैं और एक चैप्टर का पूरा बोलते हैं ना कि समरी के तुमको समझा देते हैं कि इस तरीके से वो चैप्टर होता है, वो चैप्टर ये कहना चाह रहा है, इस चैप्टर में ये वर्ड है। लेकिन हमें तो भाई एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। अब एनटीए वाला तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाता है और उसी के लाइन से बनाता है। अब कोचिंग के नोट्स में या फिर किसी भी आप टीचर के नोट्स में लीजिए, चाहे वाईटी के नोट्स हो, चाहे कोचिंग के हो, चाहे मॉड्यूल के नोट्स हो, तो उसमें वो होता है कि उनके खुद के लैंग्वेजेस होते हैं, वो एनसीईआरटी की लाइन्स नहीं होती है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें उसका आंसर पता होता है, लेकिन वो लाइन ही डिफरेंट होने की वजह से हमारे माइंड से में वो नहीं आ पाता है एग्जामिनेशन के टाइम में या फिर टेस्ट के ही टाइम में कि अरे ये पढ़ा था याद नहीं आ रहा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने एनसीईआरटी को सही से रीडिंग नहीं किया होता है, उसकी हिडन लाइन्स को नहीं देखा होता है और उसको डीपली और थॉरली नहीं पढ़ा होता। तो ऐसा तो कुछ होने से रहा। देन मैंने खुद से एक न्यू वे अप्रोच ट्राई किया कि चलो बिना किसी हरी के एनसीईआरटी बायोलॉजी को पूरा का पूरा टाइम दिया जाए। मैंने बिना किसी हरी के एनसीईआरटी को समझने की कोशिश की, सब कुछ भूल करके कि टीचर ने क्या बताया, नोट्स में क्या लिखा था, कुछ भी नहीं, एकदम फुल, ऐसे कि जैसे कि मैं फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम मैं पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। चाहे कोई भी चैप्टर, चाहे डाइजेशन ही चैप्टर हो, मैंने एक एक लाइन को बहुत ही आराम से बिना किसी हरी के एकदम डीपली अंडरस्टैंड, एकदम स्लोली पढ़ा। तब मुझे दिखने लगे उसकी हिडन लाइन्स। मैंने हर एक लाइन का मतलब निकाला कि अच्छा ये लाइन ये कहना चाहती है, ये लाइन ये कहना चाहती है। अब एनसीईआरटी तो भाई इतनी आसान है नहीं, वो एक लाइन यहाँ लिखती है तो उसका लाइन का मतलब लिख दी है दूसरे पैराग्राफ में। तो उस तरीके से एकदम धीरे धीरे आराम से मैंने टाइम दिया, तो मुझे ना उसकी हिडन लाइन्स दिखने लगी। अब जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछती हूँ, एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? एपिग्लॉटिस जो कि आप जानते हो फ्लैप होता है, वो हमारे जो फेरिंग्स में अपना वो फूड को जाने से स्वेलिंग के टाइम में वो उसको प्रिवेंट करता है, विंड पाइप में ग्लॉटिस में अपने जाने से वो रोकता है। तो वो किस टिश्यू का बना है? हम ठीक है, बहुत सौ को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता? इसका आंसर तो आपको एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, और वो भी 2 चैप्टर में दिया हुआ है। सेम लाइन लिखा है 2 चैप्टर में। तो अब ये तो और शॉकिंग की बात है कि ना समरी में भी नहीं है। मैं ये चीज़ भी बता दूँ, वो चीज़ समरी में भी नहीं लिखा है।
क्योंकि कोई कोई पॉइंट्स होते हैं ऐसे कि यार ये तो समरी में लिखा था, समरी कौन पढ़ता है, लेकिन समरी में नहीं है, पैराग्राफ में ही है, स्टार्टिंग के ही पैराग्राफ में। और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, और सेम चीज़ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में भी लिखी हुई है कि एपिग्लॉटिस इज़ अ थिन कार्टिलेजिनियस फ्लैप। पता चला आपको किस टिश्यू का बना है? कार्टिलेज का। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आते तो है, और इस तरीके के क्वेश्चंस अब एनटीए अपना लेवल बढ़ा रहा है क्वेश्चन का, तो जाहिर सी बात है आगे आ सकते हैं। और भी मैं जैसे दिखाती हूँ, अब जैसे कि हमने एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा कि द टिश्यू सिस्टम में हमारे 3 टिश्यू सिस्टम होते, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद हमारे जो थे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अब ये किससे बने होते हैं? इसका भी जवाब स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, समरी में नहीं, पैराग्राफ में। यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द अपाइकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वैस्कुलर टिश्यूज। तो पता चला कि एनसीईआरटी को इतना डीपली पढ़ना कितना ज़रूरी है। ये सब पॉइंट्स आई बेट बहुत रेयरली टीचर्स लिखवाते हैं, बहुत रेयरली नहीं लिखवाते हैं। वो बच्चों पे छोड़ देते हैं कि हमने तुमको चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, अब तुम्हारी ड्यूटी है इसके क्वेश्चंस करो, इसका ये करो, इसका वो पॉइंट ढूंढ दो। और यही सब क्वेश्चंस इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है ना कि मॉड्यूल इतना अच्छा होता है, कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, हम नहीं बना पाते तो लगता है कि अरे आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नहीं, सब एनसीईआरटी में ही है, बस ज़रूरत है उसको ढूंढने की। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरे बाकी भी वीडियोस देखना। मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस डाल रखे हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है WBCs का, वाइट ब्लड सेल्स का, कि उसको किस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम याद कर सकते हैं। और एनाफेज और एनाफेज 1 के बीच का डिफरेंस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है 2 मिनट। और उस तरीके के वीडियोस अगर आपको और चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा, और जो भी टॉपिक के बारे में चाहिए होगा तो बताना। मैं आगे भी इस तरीके की वीडियोस और अपलोड करते रहूँगी। मोस्टली फोकस रहेगा मेरा बायो के ऊपर, लेकिन मैं आगे फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी अपना सारा जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग है और जो मैंने उससे समझा है और सीखा है वो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को, बीइंग डॉक्टर। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।